हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉलिटी का टॉपिक है, फंडामेंटल राइट का। उसमें हम देखते हैं आर्टिकल जो 20 और 22 है उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन आंसर टिक करने में, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। उन सारी कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे, अच्छे से समझेंगे आर्टिकल 20 और 22 में क्या मतलब फ़र्क है, दोनों में कितना डिफरेंस है। जैसे कुछ प्रावधान जो है आर्टिकल 22 के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, ये 20 से मिलते जुलते, जैसे 20 में इसको हम कभी कभी टिक कर देते हैं। तो इन दोनों में संबंध जो है, अंतर संबंध और फ़र्क, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे आज अच्छे से। तो आज के इस लेक्चर में हम सारे पहलुओं को इसके कवर करेंगे, अच्छे से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने और समझने को मिलेंगी आज के इस लेक्चर में। साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जाके। साथ ही अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है तैयारी से रिलेटेड तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में जुड़ के हमसे, वहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज के तहत आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बताइएगा कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा रिजॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ 20-22, जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 22 है, मतलब अनुच्छेद 20 और 22 में दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ जानने को देखते हैं आज। तो जैसे अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 हमारा पहले अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 20 का संबंध किस लिए, किससे संबंध रखता है, तो अनुच्छेद 20 का संबंध जो है वो किससे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताता है। तो एक लाइन में अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है कौन सा, अनुच्छेद 20। वहीं अगर अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 हमारा किससे संबंध रखता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 किससे संबंध रखता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 22। वहीं अनुच्छेद 20 बात करता है किसकी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 20 जो है हमारा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जो 20(1) है उसमें क्या दिया गया, कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं होगा। 20(2) जो है वो क्या बताता है, दोहरे दंड के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। और वहीं 20(3) की बात करें वो क्या करता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही के संबंध में प्रावधान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर अनुच्छेद 22 को बात करें तो इसको वैसे तो 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर सामान्य भाषा में और इसको समझने का अच्छे से अगर प्रयास करें तो अनुच्छेद 22 जो है इसको वैसे तो 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो 22(4) से लेकर 22(7) तक के प्रावधान है वो निवारक निरोध से संबंध रखते हैं। वहीं अगर बात करें 22(3) जो है वो अपवाद स्वरूप है, मतलब अपवाद दिया गया उसमें, कहाँ पे लागू नहीं होगा, 22(1) और 22(2). वहीं पे 22(1) और 22(2) क्या किस संबंध में प्रावधान रखते हैं, तो दंडात्मक व्यवस्था के संबंध में प्रावधान रखते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, मतलब किसी व्यक्ति को अगर साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया गया तो उस संबंध में प्रावधान करते हैं कौन से, 22(1) और 22(2). तो समझ लेते हैं, देखते हैं अगर 20(1) में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 20(1) का संबंध किससे हमारा, तो कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो क्या करेगा, पूर्व से लागू किया जाएगा। कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं बनाया जाएगा, किसमें, कोई ऐसी आपराधिक विधि नहीं बनाई जाएगी। ध्यान में रखिएगा, हम आपराधिक विधि यहाँ पे बोल रहे हैं, ना कि सिविल विधि, मतलब आपराधिक विधि का मतलब क्रिमिनल केस जो होंगे उस प्रकार का कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसमें बैक डेट से लागू किया जाए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो 20(1) का संबंध किससे है, तो कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो बैक डेट से लागू किया जाए, कानून कैसा, आपराधिक विधि। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आप कोई चीजें और अच्छे से समझनी हो तो मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है सेपरेट आर्टिकल 20 पे, तो वो जाके देख सकते हैं आप, उसका जो लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे हम। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या, तो यहाँ पे हम सिर्फ कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, बाकी 20 और 22 जो आर्टिकल है इनके सेपरेट लेक्चर हम बना चुके हैं। अगर आपने उसको ना देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा जाके। तो 20(1) का हमारा संबंध किससे है, तो 20(1) का संबंध क्या दिया है, कोई भी ऐसी आपराधिक विधि नहीं बनाई जाएगी जिसको क्या भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए। साथ ही 20(1) में एक और दिया गया है क्या, कि 20(1) में क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति को कब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति ने जब अपराध किया हो और उस समय कोई ऐसा कानून ना हो जिसका उल्लंघन उसने किया हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति को अपराधी दोषी सिद्ध किया जाता है तो इस आधार पर किया जाएगा जब तक कि उसने उस समय किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्या रखना है, क्या दिया है, यह प्रावधान करता है कि कोई भी ऐसी आपराधिक विधि क्या नहीं बनाई जाएगी। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपराधिक विधि दिया है, ना कि दीवानी विधि। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। यह प्रावधान जो है 20(1) का हमारा किस पर लागू होता है, आपराधिक विधि पे लागू होता है, ना कि दीवानी विधि पे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ऐसी कोई भी आपराधिक विधि नहीं बनेगी जिसको बैक डेट से या भूतलक्षी प्रभाव से या पूर्व में किसी तिथि से लागू किया जाए। ये चीज ध्यान में रखिएगा। साथ ही इसमें एक और चीज प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उस समय क्या उसने उस समय प्रवर्तित किसी कानून का
उल्लंघन ना किया हो। मतलब जब तक कि उस व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि जिस समय उसने अपराध किया और उस समय ऐसा कोई कानून हो जो उस अपराध को दोषी, मतलब उस समय कोई ऐसा कानून हो जो उस व्यक्ति को उस अपराध करने के लिए दोषी करार देता हो। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर 22(1) की बात करें तो 20(1) हमने देख लिया। 20(1) का संबंध किससे? कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं बनाया जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा, आपराधिक कानून, जिसको बैक डेट से लागू किया जाए और किसी व्यक्ति को तब तक दोषी सिद्ध नहीं करा दिया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने उस समय किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर 22(1) की बात करें तो 22(1) का संबंध किससे है? तो गिरफ्तारी अगर किसी व्यक्ति की होती है तो उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार होगा। साथ ही 22(1) में और चीज दी गई कि व्यक्ति जो है उसको अपने पसंद के विधि वेत्ता से परामर्श करने का अधिकार होगा। तो मतलब क्या है, 20(1) में हमने देख लिया। 22(1) में क्या है? तो 22(1) में क्या दिया है? किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है किसमें? साधारण विधि से। साधारण विधि है, इसको दंडात्मक विधि भी कहते हैं। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसका कारण जानने का अधिकार होगा। साथ ही उस व्यक्ति को अपने पसंद के विधि वेत्ता से परामर्श करने का अधिकार होगा। तो 22(1) का संबंध किसने है? पहले से अब ये बात तो ये चीज ध्यान लगी है। 22 जो है 22(1) और 2 का संबंध किससे? साधारण कानून या दंडात्मक विधि से। उसमें जो 22(1) है उसमें क्या दिया गया है? साधारण कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी होती है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को उसका आधार जानने का अधिकार होगा, किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उस व्यक्ति को अपने पसंद के विधि वेत्ता से परामर्श करने का अधिकार भी होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो सुरक्षा दी गई है आर्टिकल 20 और 22 के तहत, ये किसको किसको मतलब किसके किसके ऊपर लागू होती है? तो कोई भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर इन सब पे प्रावधान ये लागू होते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, इन दोनों पे प्रावधान लागू होते हैं। कौन से? 20 और 22 के। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या ध्यान में रखना है? व्यक्ति को अपने पसंद के विधि वेत्ता से परामर्श करने का अधिकार होगा और उसके बचाव का अधिकार होगा। ये सब किसमें? 22(1) में। और वहीं 20(1) में अगर बात करें तो 20(1) में क्या है? आपराधिक विधि भूलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगी और किसी व्यक्ति को तब तक दोषी सिद्ध नहीं करार दिया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने उस वक्त किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है 22(2), सॉरी आगे क्या देखते हैं? आगे 20(2) देखते हैं। तो 20(2) का संबंध देखते हैं। जो 20(2) है उसमें क्या दिया गया? दोहरे जोखिम से सुरक्षा या दोहरे दंड से संरक्षण। तो 20(2) का संबंध क्या है? दोहरे जोखिम से सुरक्षा या दोहरे दंड के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया। मतलब इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया 20(2) में, अनुच्छेद 20(2) ये बताता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 20 हमारा क्या बताता है? 20(2) कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और एक से अधिक बार की जो दंड की जो अवधारणा है किसमें? केवल न्यायिक निर्णयों पर लागू होती है, ना कि किसी विभागीय जांच में ये सब चीजें लागू होंगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया दोहरे जोखिम से सुरक्षा, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। यह सिद्धांत केवल न्यायालय और न्यायिक अधिकरण की कार्यवाही पर लागू होगा, ना कि किसी विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लागू होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा क्या? दोहरे जोखिम से सुरक्षा के संबंध में प्रावधान करता है हमारा 20(2). वहीं अगर 22(2) की बात करें तो 22(2) ये है, यहाँ पे लिखा नहीं, सॉरी मैंने। तो 22(2) जो हमारा बताता है वो क्या बताता है? 22(2) के संबंध में जो प्रावधान है वो क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया किसे? साधारण कानून या दंडात्मक विधि के तहत, तो उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। मतलब 22(2) हमारा बताता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया साधारण कानून या दंडात्मक विधि के अंतर्गत तो उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो यात्रा का समय है उसको मिलाकर, यात्रा का समय ध्यान रखिएगा, यात्रा के समय को मिलाकर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। साधारण विधि या दंडात्मक विधि के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, साधारण विधि या दंडात्मक विधि दोनों एक ही हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर 20(2) की बात करें, 20(2) बताता है क्या? दोहरे जोखिम से सुरक्षा, किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार के लिए दंडित नहीं किया जाएगा और ये जो सिद्धांत है वो केवल न्यायालय और न्यायिक अधिकरणों पर लागू होगा, ना कि विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 20(2) और 22(2) हमने देख लिया। वहीं 20(3) की बात करें तो 20(3) क्या बताता है? स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण प्रदान करता है। मतलब स्वाभिशंसन नहीं, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण प्रदान करता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो देख लेते हैं 20(3) को। और 20(3) में क्या दिया है ये हमने देख लिया। जैसे 20(3) जो है हमारा वो क्या है? मौखिक साक्ष्य हो गया और लिखित में जो साक्ष्य हो गए, इन दोनों के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कौन से? मौखिक साक्ष्य मान लीजिए और लिखित साक्ष्य जो दोनों हैं
उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही के संरक्षण के लिए अगर कोई करता है तो उसके संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे ये दिया गया है क्या, मौखिक और लेखी साक्ष्य दोनों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है और दांडिक कार्रवाइयों तक ही सीमित है। जो स्व अभिशंसन या स्वयं के विरुद्ध गवाही के संरक्षण जो दिया गया है वो किसमें, दांडिक कार्रवाइयों तक ही सीमित है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में क्या क्या रखना है, मौखिक और लेखी साक्ष्य दोनों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया और ये जो है किसमें, दांडिक कार्रवाइयों तक सीमित है। 20(3) की बात कर रहे हैं हम, जिसमें स्व अभिशंसन लिखा हुआ है। तो ये चीज़ देखिएगा। साथ ही एक केस हुआ था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य विवाद हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो नार्को टेस्ट है और ब्रेन मैपिंग है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसमें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य विवाद में नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग में, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग में क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन क्या किया था, डीएनए और अन्य सैंपल एकत्र किए जाने के संबंध में उसकी छूट दे रखी थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या है कि डीएनए और नार्को टेस्ट के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया गया था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य विवाद में, लेकिन डीएनए का सैंपल एकत्र करने का अभी भी प्रावधान है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देख लिया हमने 20। तो ध्यान में क्या क्या रखना है इसमें देखिए, ध्यान में रखिएगा, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ध्यान में ये रखिएगा कि जो अनुच्छेद 20 है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3। 3 में क्या, पहले में क्या है कि पहले में दिया गया कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं बनाया जाएगा। दूसरा क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा स्व अभिशंसन। तो सिर्फ यही 3 चीजें हैं किसमें, 20 में। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इनको 22 का जो 1 और 2 है उससे कनेक्ट मत करिएगा। मतलब 22 का 1 और 2 इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो 22 1 और 2 है उसमें क्या दिया गया है, 22(1) में बताया गया अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कारण जानने का उसको हक होगा। साथ ही अब जो उसको अपने पसंद के विधि वेदता से परामर्श करने का अधिकार होगा। ये किस में दिया है, ये 22(1) में दिया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये ना कि 20(1) में। तो ये अलग रखिएगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, 20 में सिर्फ 3 है, दोहरे दंड हो गया, पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं और स्वाभिशंसन, स्व के विरुद्ध गवाही से संरक्षण। ये चीज ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 3 चीज है। वहीं अगर 22(1) और 22(2) के जो प्रावधान मिलते जुलते हैं इससे 20 से, तो 22(1) में क्या दिया गया है, 22(1) में दिया गया साफ साफ ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कारण जानने का हक होगा उस व्यक्ति का। साथ ही उसको अपने पसंद के विधि वेदता से परामर्श करने का अधिकार होगा। किसमें, ये 22(1) में। वहीं 22(2) की बात करें तो 22(2) में क्या दिया गया, ये ध्यान में रखिएगा। ये पार्ट जो दिया गया 22(2) में दिया गया कि 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, जो अधिकार होगा वो किसका जरूरी ये होगा, ध्यान में रखिएगा। और ये जो निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना जो होता है वो यात्रा के समय को मिलाकर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये किसमें, साधारण विधि या दंडात्मक विधि के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर निवारक निरोध आएगा तो ये आपको समझ में आ ही जाएगा। निवारक निरोध तो हर आदमी को ध्यान में रहता है, आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। तो निवारक निरोध के संबंध में कुछ प्रावधान देख लेते हैं। तो 22(1) और 22(2) और जो अनुच्छेद 20(1), 2, 3 है, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। अच्छे से इनमें डिफरेंस करके पढ़िएगा दोबारा। और ये पीडीएफ जो अपलोड कर दी जाएगी तो वहाँ पे एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 22(3) इसमें भी है, लेकिन 22(3) का जो संबंध है वो किससे, अपवाद से है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 22(3) हमारा बताता है क्या कि ये जो दंडात्मक या साधारण विधि की तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसमें उसके संबंध में जो संरक्षण दिए गए हैं वो उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। कौन से व्यक्तियों पर, जो व्यक्ति या शत्रु देश का विदेशी हो। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया गया हो तो इन व्यक्तियों पे कौन से 22(1) और 22(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ये बताता है हमारा 22(3), ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो निवारक निरोध का संबंध आपको पता ही होगा। निवारक निरोध का पहला तो उद्देश्य यही है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले उसको रोकना। तो क्या दिया गया देख लीजिए, किसी उद्देश्य क्या, अपराध से पहले किसी व्यक्ति को उसे रोकना। साथ ही निरोध का आधार जो है संबंधित व्यक्ति को बताना चाहिए। अगर ऐसा सार्वजनिक हित के विरुद्ध है तो उसको आधार बताना अनिवार्य नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और व्यक्ति जो है उसको 3 माह से अधिक के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर 3 माह से अधिक के लिए गिरफ्तार करना है तो उसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड बनेगा जिसमें 3 जजेस होंगे। 3 जजेस जो होंगे तीनों के तीनों किसमें, हाई कोर्ट के जजेस होंगे और उनको बुला के एक सलाहकारी बोर्ड बनेगा। उस सलाहकारी बोर्ड की अनुशंसा के बाद ही 3 माह से अधिक की अवधि के लिए किसी को निवारक हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और साथ ही जो निवारक हिरासत के 3 महीने का प्रावधान है इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 2 माह का कर दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये होता है कि जो 2 माह का किया गया था इसको अभी तक प्रभावी नहीं बनाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कंसाइज थिंग तो हम वही, इसमें कुछ है नहीं क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में मेरे बनाए, ये 3 पेज में है सिर्फ, ये दोनों का कंपेरिजन। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाइएगा।
ताकि और भी लोग इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।